फर्रुखाबाद जनपद में जो अधिकारियों ने काम किया, उसके लिए जो भी जिला प्रशासन के अधिकारी और उनकी टीम जो काम किया, सराहनीय काम किया। वैसे मैं देखता था लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव रक्त रंजित चुनाव होता था, हिंसक घटनाएं होती थी, लोगों को छीटा कसी तमाम में आरोप प्रत्यारोप लगाने का अवसर मिलता था। ये चुनाव जो हुआ है, ऐतिहासिक चुनाव हुआ, इसमें कहीं पर भी कोई राजनीतिक पार्टी का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। दूसरा, कहीं पर भी हिंसक कोई घटना नहीं घटी है, कहीं किसी तरह से कोई अराजकता की कोई शिकायत नहीं आई है। ऐसे मालूम पड़ता है ये चुनाव जो है बिल्कुल लोकतंत्र के पर्व में जैसे उत्साह के रूप में मनाया, बड़े उत्साह पर्व के रूप में लोगों ने मनाया शांतिपूर्ण से। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जिला के प्रशासन के अधिकारियों, उनकी टीम को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा, यहाँ के लोगों को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, आप सब लोगों को, कि आप सब लोगों ने भी वोट परसेंटेज कैसे बढ़े, जो हकीकत थी, जो सत्यता थी, वो भी दिखाने का आपने काम किया। दूसरा, यहाँ के मतदाताओं ने भी बड़े सुकून से, निष्पक्ष रूप से, बिना भय रहित वोट डाले। कहीं कोई कहीं वोट डाल के आया, किसी को कहीं वो नहीं हुआ कि नहीं साहब इसमें नहीं, इसमें डालोगे, उसमें डालोगे तो आपके साथ ये घटना होगी, वो घटना। तो इसके लिए मैं आपसे लेके आम जनमानस को भी, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को भी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, उन बच्चों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मतदान परसेंटेज बढ़ाने के लिए रैलियाँ निकाली, जिन्होंने लोगों को जागरूक किया, उनकी टीम को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन सभी का आभारी हूँ जिन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ऐसा वोट दिया, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने फर्रुखाबाद जनपद सहित पूरे तीसरे चरण, दूसरे चरण, चौथे चरण को चुनाव में पार्टी को ऐतिहासिक वोट दिलाने के लिए काम किया। अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी पार्टी की जो राष्ट्रीय जो नीतियाँ थीं, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हो, जो किए गए, जनता में मैंने देखा उसका उत्साह भी मिला। जो हमारे मुद्दे थे कि हम घर घर में बिजली पहुंचाने के लिए, हम शहरों में 20 से 22 घंटे बिजली देने के लिए, गांव में 18 से 20 घंटे बिजली देने के लिए, वो नीचे हमें दिखा। दूसरा, खाद्यान्न योजना का भी लोगों को, खाद्यान्न योजनाएं भी लोगों को महीने में 2-2 बार मिली, ये भी लोगों को पहले जानकारी हुई और लोगों को कहीं कोटेदारों ने, ठेकेदारों ने उनको लूटा नहीं, खाया नहीं, रोका नहीं, जनता तक पहुंचाने का काम किया। दूसरा, जो अपने प्रधानमंत्री सम्मान निधि थी, वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि लोगों के खाते में, ये भी मुद्दा नीचे का था। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास, ये भी लोगों में नीचे था। और कानून व्यवस्था भी नीचे काफ़ी ढंग से प्रभावी हुई, लोगों को, आम आदमी को न्याय मिला। लोगों को लगा कहीं पर भी मैं गरीबों के अधिकार को, कहीं भी गरीबों के अधिकारों पर डाका डालने में तैयार है। ये भी सरकार की छवि निकल के आई कि कानून व्यवस्था योगी जी महाराज जैसी तुरंत चलानी चाहिए। अधिकारियों जो भी भ्रष्टाचारी हैं, उनके ऊपर एक खौफ की तलवार लटकी रहनी चाहिए। यदि हम कहीं गरीब के अधिकारों पर डाका डालेंगे, कहीं हम गरीबों का शोषण उत्पीड़न करेंगे, तो उसके लिए बुलडोजर मेरे ऊपर चल सकता है। ऐसा खौफ रहना चाहिए, इसका भी निषेध किया। दूसरा, पूरा चुनाव में गाइडलाइंस की पालन किया गया और गाइडलाइंस के अनुसार पूरा काम किया। इसलिए मैं अपने अधिकारियों को भी बधाई देता हूँ और जनता का भी अभिनंदन करता हूँ। दूसरा, और एक निवेदन करूंगा कि कहीं कहीं पर भी कोरोना की गाइडलाइन टूटी है, तो उसके लिए स्वास्थ्य कर्मचारी हमारे जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा था उसमें गति लाएँ। लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा जिसने जो बूस्टर डोज लगवा ली है तो ठीक है, यदि नहीं लगवाई है तो वो बूस्टर डोज लगवाने का भी अपना प्रयास करें। और जो भी है कोई अस्वस्थ लगता है वो लोग बूस्टर डोज ना लगवाएं, क्योंकि जब तक यदि लगवाते हैं तो उससे कैजुअल्टी की घटनाएं ज़्यादा घट सकती हैं। तो इसलिए जब स्वस्थ शरीर हो तो ही, या कहीं अस्वस्थ हो तो चेकअप कराने के बाद ही उसको लगवाना चाहिए। दूसरा, एक और बात बताना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान में इस समय जो हिजाब का मुद्दा भी बहुत तेज़ी से चल रहा है।
जब लोगों को धारा 19(1) के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता है, उसके आधार पर, धार्मिक आधार पर कहीं पर भी कोई भी ड्रेस या कोई भी पहनावा पहन सकते हैं। लेकिन विद्यालय जहाँ है, विद्यालय परिसर है, विद्यालय परिसर में होता है कि हमारे सब बच्चे एक से दिखें, किसी बच्चे में ऊंच नीच का भाव या गरीबी अमीरी का भाव या समानता बनी रहे, इसलिए ड्रेस कोड होती है। मेरा तो अपना मानना है कि विद्यालय में बच्चों के लिए एक ड्रेस कोड होनी चाहिए, छात्राओं के लिए अलग ड्रेस कोड और छात्रों के लिए अलग ड्रेस कोड। दूसरा, मैं तो मांग करता हूँ कि अध्यापकों के लिए भी ड्रेस कोड होनी चाहिए। जो भारतीय संस्कृति में उच्च कोट की जो भी ड्रेस है उस पर भी होनी चाहिए। उसके बाद घर पर जो भी किसी तरह का लोग हिजाब पहने, तो जो भी जिस तरह की ड्रेस पहनना चाहे पहने, लेकिन कम से कम विद्यालय परिसर में इन चीज़ों को नहीं आने देना चाहिए। विद्यालय एक तरह से शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में इस तरह की बात लागू होगी कि यहाँ पर हम धर्म के आधार पर जाएंगे, हम जातवाद के आधार पर जाएंगे, हम गरीबी के आधार पर जाएंगे, हम क्षेत्रवाद के आधार पर जाएंगे। ये क्षेत्रवाद, जातवाद और ऊंच नीच का भाव हमें कम से कम शिक्षा के मंदिर से दूर करना चाहिए। मैं लोगों से यही निवेदन करूँगा कि कहीं पर भी अपनी, और उन्हें पूरी आज़ादी है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में एक ड्रेस कोड होनी चाहिए। उस ड्रेस कोड में सभी छात्र छात्राओं को अपनाना चाहिए, जिसके लिए किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी आम भड़काने की आवश्यकता नहीं है। मेरी नज़र में जो भी लोग कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। बच्चों पर कम से कम, एजुकेशन पर कम से कम राजनीति ना करें, मेरा ऐसा हाईवे है। और हाईवे के लिए, इसके लिए टेंडर भी हो गया। टेंडर के लिए NOC इसकी पर्यावरण और वन विभाग में पड़ी हुई है। भारत सरकार से NOC ली गई, कुछ पेड़ काटे जाएंगे NOC के लिए। AEFIL लखनऊ में आज से करीब 2 महीने पहले NOC के लिए 2.5 महीने पहले गई है। अब वो जो उनकी प्रक्रिया होगी, मैंने उनसे पूछा भी, हमें बता दीजिए, मैं परसों नहीं, लेकिन फिर भी हमने कहा कि उसका सड़क का पैच रिपेयरिंग हो जाए, NOC मिलेगी, लंबी प्रक्रिया है। टेंडर हो गया है, लेकिन उसका टेंडर मरम्मत मेंटेनेंस का भी करा दिया है। वो 73 लाख रुपए का लगभग टेंडर हुआ है, हाँ, मेंटेनेंस के लिए। वैसे तो लगभग 500 करोड़ रुपये जो अपने बाजार से लेके। कहीं पर भी जो लोग बाकी में राजनीतिक नहीं, उन्होंने आरोप लगाया होगा, या वो जो हार अपने पहले देख रहे होंगे वो इस तरह का आरोप लगा रहे होंगे। कहीं पर भी सिंगल भी, कहीं पहले जो सपा बसपा के कारखान में जब चुनाव होता था, रक्त रंजित होता था। आपने देखा होगा हर चुनाव में 1-2 मर्डर हो जाते थे, नहीं होते तो हाथ पैर टूट जाते थे, सर फट जाते थे। पूरे जनपद में एक व्यक्ति का एक बूंद भी ब्लड नहीं गिरा, रक्त रंजित खून नहीं हुआ, वो चुनाव नहीं हुआ। ये चुनाव हुआ एकदम लोकतंत्र के पर्व जैसा चुनाव हुआ। लोगों ने अच्छे कपड़े पहने, बहुत शांतिपूर्वक कोरोना की गाइडलाइंस की पालन करते हुए आराम से मतदान किया। सवेरे 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मैं इंतज़ार करता रहा, कहीं से भी एक फ़ोन आएगा जहाँ कहीं पर भी हमें कुछ करना पड़े। पहले कई जगह EVM खराब होती थी, कई शिकायतें और भी आती थी, फर्जी मतदान की आती थी, लेकिन यहाँ कोई किसी तरह से कोई भी फ़ोन नहीं आया, कहीं किसी ने। हाँ, थोड़ी बहुत मनमुटाव होता है, जो चुनाव के पीरियड में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, वैसा तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर लोगों का बढ़ा, लेकिन जो कुछ बूथ लूट लिए जाते थे या कुछ वोटों को भगा दिया जाता था, सर फटते थे, गोलियां चलती थीं, वैसा कहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं जिला प्रशासन को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराया। मैं उन सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, आप सब लोगों को भी और आम मतदाता को भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबके सहयोग से निष्पक्ष पारदर्शी अच्छे मतदान, अपने अच्छे परसेंटेज में मतदान हुआ। इसके लिए आप सब भी और पूरी टीम, जिन बच्चों ने भी रैली निकाल के लोगों को जागरूक किया, अवेयरनेस लाए, उन टीम का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें साधुवाद देता हूँ कि कोरोना काल में विधानसभा का चुनाव कराना एक तरह से चैलेंज था। उस चैलेंज को भी लोगों ने स्वीकार किया और मतदान का परसेंटेज ज्यों का त्यों रखा।
महान दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि हम बाहरी प्रत्याशी होने के बावजूद जो बीजेपी के लोग हैं वो हम पे दबाव बना के फर्जी वोटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं हमने कई लोगों को पकड़ा भी, तो उनकी बातें कहाँ तक सही है? देखिए, जो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्हें साफ मालूम है कि वहाँ उन्हें उनकी पार्टी के लोग ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग भी उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं, उनका गठबंधन का वोट भी उन्हें नहीं मिला है। क्योंकि यहाँ पर लोगों ने देखा कि ऐसे कैंडिडेट को वोट देने से फ़ायदा क्या है जो चुनाव जीतने के बाद यहाँ रहता नहीं है, और हमें कहीं विधायक जी से मिलना होगा तो हम कैसे ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए उनके कार्यकर्ताओं ने जो उनका महान दल का और समाजवादी पार्टी का आपस का जो गठबंधन था, गठबंधन के भी लोगों ने वोट नहीं उन्हें दिया है। तो इस वजह से हार उन्हें साफ दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक वोटों से जीत होगी। इस वजह से वो अपनी हार को छिपाने के लिए शासन प्रशासन पर या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। इस बार जो योजनाओं का आम आदमी को जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं दी, महीने में 2 बार खाद्यान्न मिलना, गरीबों का चूल्हा निरंतर जलता रहा, कोरोना काल से लेकर आज तक जल रहा है। कोई भी पर्व हो, चाहे दीपावली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, बकरीद हो, हर गरीब का चूल्हा जला है। हर घर में हर गरीब के गरीब कोई भूखा पेट सोया नहीं, इसका भी लाभ मिला। दूसरा, प्रधानमंत्री सम्मान निधि का भी पूरा लाभ मिला। दूसरा ये है कि लोगों को बिजली जितनी आशा उम्मीद महानगर वाले करते थे, ये फर्रुखाबाद और छोटे छोटे जो कस्बा हैं वो लोग कभी नहीं कल्पना करते थे कि मुझे 20 से 22 घंटे बिजली मिलेगी। बिजली का भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को जो छत मिली उसका भी लाभ मिला है। दूसरा ये है कि लोगों के उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लोगों को गैस मिली है, उसका भी लाभ मिला है। तो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का भी लोगों को लाभ मिला है। कि समाजवादी पार्टी कितना गुंडागर्दी थी, अराजकता थी, उसका भी लाभ मिला है। दूसरा, यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके और सबका विकास कर रही है, इसी में मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित है। इस वजह इन योजनाओं का लोगों को लाभ मिला।